हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने निश्चित समाकलन की परिभाषा पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने प्रतिस्थापन की दशा में लिमिटों को चेंज करना सीखा और निश्चित समाकलन में हमने खंडश समाकलन की विधि का प्रयोग करना भी सीखा था। निश्चित समाकलन में पूर्णतः पारंगत होने के लिए निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको पूरी तरह से जानना आवश्यक है। तो अपने इस वीडियो में हम लोग निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। निश्चित समाकलन की फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें हमने लिखा है यहाँ पर कि इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b ft dt। तो हम अगर दोनों साइड्स को चेक करें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर लिमिट है a टू b, यहाँ भी लिमिट है a टू b, इसका मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर फंक्शन है f, यहाँ भी फंक्शन है f, कोई चेंज नहीं है। यहाँ चर राशि x है, यहाँ चर राशि t है। तो हमने देखा कि ये दोनों समाकलन जो हैं इसमें लिमिट भी वही है, फंक्शन भी वही है, केवल चर राशि को चेंज किया गया है। और हम बता रहे हैं यहाँ पर कहा गया कि दोनों इंटीग्रल आपस में बराबर हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी निश्चित समाकलन में केवल चर राशि को बदल देने मात्र से तो निश्चित समाकलन के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। यही बात हम लोगों ने नीचे लिखी हुई भी है। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए जरा, मैं एक ही सवाल को दो अलग अलग तरीके से करके दिखाता हूं आपको। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos x dx बराबर है, हम लोग लिमिट का ध्यान रखे हुए cos x का इंटीग्रल करेंगे जो होता है sin x। अब हम लोग इसमें लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2। तो पहले हम लोग x की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2। फिर लिखेंगे माइनस लगा करके साइन x की जगह लिख देंगे लोअर लिमिट यानी कि 0, तो साइन 0। ये विल गेट साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस 0 यू विल गेट 1। अगेन हम लोग इसी को अगर दूसरे चर राशि को बदल करके करें, मान लीजिए हम लोग इसमें चर राशि x की जगह t ले लेते हैं, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लिमिट वही रखते हैं cos t dt। तो हम जानते हैं cos t का हो जाएगा sin t और लिमिट लगाएंगे हम लोग 0 टू पाई बाई 2 वही पुराने वाली। तो आप देख सकते हैं पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2, फिर 0 माइनस लगा करके 0 रखेंगे तो फिर साइन 0, तो कुल मिलाकर के वो ये जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, यू विल गेट 1 माइनस 0 यानी कि 1। इसका मतलब दोनों केसेज में वैल्यू बराबर है। यद्यपि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ये लिया है, लेकिन ये बात जो है वो सभी प्रकार के फंक्शनों के लिए सत्य है कि अगर हम किसी निश्चित समाकलन में केवल चर राशि को बदल दें तो उस समाकलन के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 या जिसे प्रगुण नंबर 1 कह रहे हैं, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, जनरल प्रगुण है जिसे आप किसी भी निश्चित समाकलन में प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये इसमें लिखा गया है कि यदि किसी निश्चित समाकलन की सीमाएं आपस में बदल दी जाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें तो उसके मान का चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन निश्चित समाकलन की वैल्यू निकल करके तो वही आएगी, लेकिन वो अगर वो पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएगी या नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लोग दोनों को बराबर रखने के लिए दूसरी साइड जाकर के उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है, यहाँ पर इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, लिमिट है a से b तक, फंक्शन fx है, यहाँ भी फंक्शन दूसरी साइड में फंक्शन fx है, लेकिन लिमिट हमने चेंज कर दी है b टू a। ऐसी स्थिति में दोनों को बराबर रखने के लिए हम लोगों को राइट साइड में साइन चेंज करना पड़ेगा। ये इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इंटीग्रल 1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दी हमने 1 टू 2, तो 1 बाई 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और अब हम x की जगह 2 रख देंगे, पहले तो 2 का क्यूब माइनस x की जगह 1 रख देंगे, 1 का क्यूब, दैट मीन्स 1 बाई 3
और ये हो जाएगा 8 माइनस 1, दैट मीन्स 7/3। ये आंसर होगा। अगर हम लोग इसी फंक्शन, इसी इंटीग्रल को लिमिट चेंज करके करें, 2 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होगा पहले की तरह से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³/3 हो जाएगा। लिमिट लिखी जाएंगी 2 to 1, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। लिमिट लगाएंगे, पहले 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, और -2 रखेंगे 2 का क्यूब, और 1/3 1 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -7/3। निश्चित बात है, दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में वैल्यू तो बराबर है, ये भी 7/3 है, ये भी 7/3, लेकिन साइन चेंज हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रल 1 to 2 x² dx जो है, जो हमने देखा था अभी, ये आया था 7/3, हम इसको लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट -7/3, और -7/3 किसकी वैल्यू है, अभी हमने जो चेक किया, ये अंदर वाली वैल्यू आएगी 2 to 1 x² dx। तो इस तरीके से बात हमारे समझ में आ जाती है। इस बात का ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी भी एक जनरल प्रॉपर्टी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी निश्चित समाकलन में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो ये बताती है, हम लोग जरा लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये इंटीग्रल है, ये इसमें लिमिट है a से b तक। अब हमने देखा यहाँ पर एक नंबर हमने चुना, a इज लेस देन c इज लेस देन b। इसका मतलब एक नंबर हमने लिया c, जो कि a और b के बीच में है, यानी कि दोनों लिमिट्स के बीच में। तब राइट साइड में हम लोगों ने एक इस वाले निश्चित समाकलन को दो निश्चित समाकलन को योग के रूप में लिखा हुआ है। कि ये कैसे लिखा है कि हम लोग देख रहे हैं, पहला जो इंटीग्रल है इसमें लोअर लिमिट वही है जो मूल इंटीग्रल में लोअर लिमिट थी, लेकिन अपर लिमिट जो है हमने बीच वाला बिंदु बना दिया, ये c अपर लिमिट ये। और अगला जो समाकलन हमने लिखा है ये वाला, इसमें जो पहले इंटीग्रल में जो अपर लिमिट हमने लगाई थी c, वो अगले वाले इंटीग्रल में लोअर लिमिट बना दी गई है। और फाइनली जो सबसे लास्ट वाला जो इंटीग्रल है उसकी जो अपर लिमिट है वो वही है जो कि दिए गए लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए इंटीग्रल की अपर लिमिट थी, ये b। तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कि ये नियम या ये प्रगुण हमें ये बताता है कि हम किसी भी एक निश्चित समाकलन को दो निश्चित समाकलनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें पहले वाले समाकलन की लोअर लिमिट वही होगी जो दिए गए समाकलन की लोअर लिमिट है, अपर लिमिट एक नई लिमिट होगी जो दोनों लिमिटों के बीच में चुनी जाएगी। जो इस पहले समाकलन की अपर लिमिट होगी वो अगले वाले समाकलन की लोअर लिमिट बन जाएगी, और फाइनली आखिर वाले समाकलन की अपर लिमिट वही होगी जो दिए गए समाकलन की अपर लिमिट है। मैं आप लोगों के सामने इसको भी एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। इंटीग्रल 0 to π/2 cos x dx। तो यहां पर लोअर लिमिट हमारी है a बराबर 0 और अपर लिमिट हमारी है b बराबर π/2। हम लोगों को अगर इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रलों के योग के रूप में ब्रेकअप करना है तो हमें 0 और π/2 के बीच में कोई बिंदु चुनना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं 0 और π/2 के बीच में आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। π/6 हो सकता है, π/3 हो सकता है, π/4 भी हो सकता है। ये सारे बिंदु 0 और π/2 के बीच में मिल रहे हैं। सपोज करो मैं एक ले लेता हूं π/3, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको ब्रेकअप करूंगा। इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, लोअर लिमिट वही होगी जो मूल इंटीग्रल में थी, यानी कि 0। अपर लिमिट आपकी आ जाएगी ये जो हमने बीच में से चुना, ये वाला π/3 cos x dx, फंक्शन वही रहेगा, प्लस जो अपर लिमिट आपने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस की है, इस अपर लिमिट को अगले इंटीग्रल में आप लोअर लिमिट बना देंगे, और इसके बाद जो इस वाले इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी वो वही होगी जो कि दिए गए इंटीग्रल की थी, यानी कि ये π/2, और फंक्शन वही रहेगा cos x dx। इस तरीके से हम लोग एक निश्चित समाकलन को दो निश्चित समाकलनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अगर हम इसी समाकलन को दोबारा से करें, इंटीग्रल 0 to π/2
cos x dx। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या यहां पर C जो बिंदु हम लोगों को लेना था, क्या हम लोग 2π/3 ले सकते हैं? तो आप देखें यहां पर A हमारा था 0, B हमारा था π/2 यानी कि 90 डिग्री, और C जो हम ले रहे हैं वो 2π/3 यानी कि 120 डिग्री ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 120 डिग्री जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग C बराबर 2π/3 नहीं ले सकते। ध्यान ये रखना कि जिस बिंदु पर हम लोग ब्रेक करेंगे इंटीग्रल को, वो बिंदु जो है इन दोनों लिमिट्स के बीच में होना चाहिए, इस तरीके से। अब मैं बता दूं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारी 3 है, ये प्रॉपर्टी भी एक जनरल प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल किसी भी निश्चित समाकलन में किया जा सकता है। ये ध्यान रखने की और बात है कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो मॉडुलस फंक्शन वाले सवालों में किया जाता है, कि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं बीच में अलग अलग बिंदुओं पर बदल जाती है। तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करने से पहले खोलते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो कौन से बिंदु पर किस तरीके से बदल रहा है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर प्रॉपर्टी नंबर 3 का जनरलाइजेशन यानी कि व्यापकीकरण दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया गया कि हम लोग किसी निश्चित समाकलन को न केवल 2 पार्ट्स में तो ब्रेकअप कर सकते हैं, बल्कि 2 से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेकअप कर सकते हैं, जिसके लिए हम हमेशा बीच में कुछ बिंदु चुनने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है C1, C2, C3 जो कि प्रारंभिक लोअर लिमिट और सबसे लास्ट वाली अपर लिमिट के बीच में चुने गए हैं। इनका प्रयोग करके हम लोग एक दिए गए निश्चित समाकलन को बहुत सारे निश्चित समाकलन के योग के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सपोज करो एक इंटीग्रल है 1 to 10 fx dx। अब 1 से 10 के बीच में आप लोग 1 is less than 2 is less than 3 is less than 4 and so on is less than 9 is less than 10, आप लोग इतने सारे बिंदु ले सकते हो और इन बिंदुओं पर इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हो, यानी कि इसे लिख सकते हो 1 to 2 fx dx plus 2 to 3 fx dx plus 3 to 4 इंटीग्रल fx dx। और इस तरीके से चलते हुए सबसे लास्ट वाले इंटीग्रल की जो अपर लिमिट होगी वो हमारी 10 होगी, तो 9 to 10 fx dx। यद्यपि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे जो मिड पॉइंट जो बीच के जो बिंदु चुने हैं वो 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे पूर्णांक हैं, लेकिन हम पूर्णांक ही लें ये भी कोई जरूरी नहीं, हम लोग ये भी कर सकते हैं इंटीग्रल 1 to 10 fx dx बराबर इंटीग्रल 1 to 2.5 fx dx। अगला इंटीग्रल जो बनेगा उसमें 2.5 से स्टार्टिंग होगी, 2.5 to 7 fx dx। कोई से भी बिंदु चुने जा सकते हैं, लेकिन ये बिंदु सब ध्यान रखने की बात है 1 और 10 के बीच में लिए जाएंगे, और हर किसी इंटीग्रल में जो अपर लिमिट होगी वो अगले में लोअर लिमिट बनेगी जब तक कि हम लोग 10 तक ना पहुंच जाएं। इस तरीके से चलते हुए लास्ट में जो इंटीग्रल हमारा बनेगा दैट विल बी इंटीग्रल, लोअर लिमिट कुछ होगी लेकिन अपर लिमिट क्या होगी 10 होगी fx dx। इस तरीके से बात आपके समझ में आ जाती है। अब हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल लेकर के बताएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मॉडुलस वाले फंक्शंस के लिए होता है, तो मैं मॉडुलस फंक्शन का एक निश्चित समाकलन का सवाल आपके सामने लेने जा रहा हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इंटीग्रल 1 to 3 मॉडुलस x - 2 dx। तो हम लोगों को इस इंटीग्रल को करना है, जैसे हमने पढ़ा अभी इस प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में, कि हम लोग बीच में किसी भी बिंदु पर इंटीग्रल को 2 पार्ट या 2 से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन किस बिंदु पर ब्रेक किया जाए, क्या जरूरत है ब्रेक करने की, ये सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास है मॉडुलस x - 2, इसमें हम लोग x - 2 को अगर 0 रख दें तो हमें यहां से मिलता है x बराबर 2। तो x बराबर 2 बेसिकली इस फंक्शन का एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा बिंदु है x बराबर 2 जिसके इधर और उधर, जैसे मैंने यहां पर दिखाया, ये देखिए आप लोगों के सामने रियल नंबर लाइन मैंने खींच दी, और यहां पर ये तो x बराबर 0 है,
ये 1 है और ये 2 है, ये x बराबर 2 है। तो जब x बराबर 2 से राइट साइड जाएंगे तो फंक्शन की नेचर कुछ अलग होगी, और 2 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो फंक्शन की नेचर कुछ अलग होगी। कैसे होगी? हम लोग जानते हैं मॉडुलस x, मॉडुलस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं दो चीजों पर विचार करता हूं कि जब x का मान 2 से छोटा है तो क्या होगा, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो क्या होगा। अब देखिए, जब x का मान 2 से बड़ा है तो हम x, सपोज करो x की जगह मैं 2.3 ले लूं, 2 से बड़ा है, और 2.3 को जब मैं यहां रखूंगा और उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, बचेगा 0.3, 0.3 पॉजिटिव है। और मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव को तो ऐसे ही छोड़ देता है, और लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, यही तो है। तो हमने देखा कि अगर x का मान 2.3 यानी कि x का मान 2 से बड़ा है तो x में से 2 को घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू को ये फंक्शन एज इट इज छोड़ देगा, यानी कि x-2 मिलेगा हमें। यदि कब होगा ऐसा? यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम लोग इस वाली साइड में विचार करते हैं कि अगर x का मान 2 से छोटा हो गया, अगर x का मान 2 से छोटा हो गया तो हम 2 से छोटा कोई नंबर लेके देखें, सपोज x इज इक्वल टू 1.9, तो 1.9 अगर यहां पर रख देंगे हम लोग, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ये मॉडुलस तो उसे पॉजिटिव बनाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर देगा। दैट मीन्स यू विल गेट माइनस x-2। कब? यदि x इज लेस देन 2। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, बराबर x-2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और माइनस ब्रैकेट, नो सॉरी, माइनस x+2 ब्रैकेट खोल दिया हमने, यदि x इज लेस देन 2 है। तो हमने देखा ये फंक्शन जो है जब दो x 2 को क्रॉस करता है तो इस फंक्शन की नेचर बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस रीजन की बात करेंगे, हमें कहां से कहां तक जाना है। देखिए लिमिट क्या है, इस इंटीग्रल की लिमिट है 1 से 3 तक, लिमिट है x बराबर 1 से 3 तक। इसका मतलब ये x बराबर 1 है और ये x बराबर 3 है, बीच में 2 भी आएगा। तो हमें इस इंटीग्रल को जब हम करेंगे तो हमें 1 से लेकर के 3 तक जाना है। जब 1 से लेकर के 3 तक जाएंगे तो बीच में एक बिंदु आएगा 2। जब ये 2 को क्रॉस करेगा x तो फंक्शन की नेचर बदलेगी, यानी कि 2 से पहले है तो फंक्शन की नेचर ये है, और जब 2 से आगे है तो फंक्शन की नेचर ये है। तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि इस इंटीग्रल को करते समय जब हम लोग मॉडुलस x-2 की जगह वैल्यू रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 से पहले वैल्यू कुछ और होगी और 2 के बाद कुछ और होगी। इसलिए इस इंटीग्रल को एक पार्ट में हम लोग नहीं कर सकते, हमें इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसे लिखते हैं, इसलिए इंटीग्रल 1 to 3 मॉडुलस x-2 dx बराबर, हम इसको 2 पार्ट में ब्रेकअप कर देते हैं, 1 से 2 तक अलग कर देते हैं। मॉडुलस इंटीग्रल 1 to 2 मॉडुलस x-2 dx, और प्लस एक और इंटीग्रल लिखते हैं 2 to 3 मॉडुलस x-2 dx। अब इस वाले इंटीग्रल में देखिए, यहां पर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 2 से छोटी। और जब 2 से छोटी है तो हमने यहां देखा 2 से छोटी होने पर फंक्शन क्या आई है, हम मॉडुलस हटा देंगे, इंटीग्रल 1 to 2 माइनस x+2 एक ब्रैकेट में लिख दिया dx। अब इस वाले इंटीग्रल पर आ जाए हम लोग, यहां पर लिमिट है 2 से 3, इसका मतलब x का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो जब हमने देखा 2 से बड़ा होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉडुलस हटा देंगे और सीधे x-2 रख देंगे, इंटीग्रल नहीं प्लस इंटीग्रल 2 to 3 ब्रैकेट x-2 dx बराबर इंटीग्रल 1 to 2 और माइनस, चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं या ब्रैकेट खोल करके अलग अलग कर देते हैं, माइनस x dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 2 dx प्लस इंटीग्रल 2 to 3 x dx माइनस इंटीग्रल 2 to 3 2 dx। टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, x का x² बटे 2, लिमिट लग गई 1 to 2।
प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, x हो जाएगा इंटीग्रल 1 to 2 प्लस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 2 to 3 और माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा इंटीग्रल 2 to 3। अब हम लोग पहले की तरह से लिमिट लगाएंगे, माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर x की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट x की जगह 2 माइनस 1 लोअर लिमिट लगा दी प्लस 1/2 बाहर, x स्क्वायर में x की जगह पहले अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर और माइनस 2 और ब्रैकेट x की जगह 3 और माइनस x की जगह फिर 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1 3 माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 बचा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 9 में से 4 गए 5 और प्लस माइनस 2 इंटू 3 में से 2 गया 1 तो ये जाएगा माइनस के 3/2 प्लस 2 प्लस के 5/2 और माइनस 2। ये 2 से 2 कट जाएगा बराबर 5/2 माइनस 3/2। 5 में से 3 गया 2/2 यानी कि आंसर आया आपका 1। एक और एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फंक्शन जो दिया हुआ है वो है मॉडुलस x माइनस 4। तो हम लोग पहले की तरह से लिखेंगे मॉडुलस x माइनस 4 बराबर है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो x माइनस 4 को 0 रख करके हम निकालेंगे x बराबर 4 और यहाँ रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा यहाँ पर, ये सपोज करो x बराबर 4 है, तो जब 4 से राइट साइड जाएंगे और जब 4 से लेफ्ट साइड जाएंगे, यहां पर हम लोगों को देखना है कि जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो x में से 4 घटाने के बाद पॉजिटिव बचेगा और पॉजिटिव को ये मॉडुलस ऐसे ही छोड़ देता है, यानी कि एज इट इज x माइनस 4। और जब x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, जब 4 से छोटी होगी तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। नेगेटिव को मॉडुलस जो है पॉजिटिव बनाता है, यानी कि माइनस से और मल्टीप्लाई कर देता है यदि x इज लेस देन 4। पहले हम लोगों ने ये काम किया, ये हुआ x माइनस 4 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और माइनस x प्लस 4 यदि x इज लेस देन 4। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में जो लिमिट है वो है 1 से 3, यानी कि x का मान 1 से 3 तक जाएगा, 3 तक। तो 4 को तो पार करेगा नहीं, 4 तो 3 से भी आगे जाना है। तो अगर इसमें लिमिट सपोज करो हमारी होती, ये होता क्वेश्चन होता 1 to 5 या 1 to 7 मॉडुलस x माइनस 4, तो हम कहते हैं जब ये 4 को पार करेगा तो फंक्शन की नेचर बदलेगी। तो हम लोगों को इस इंटीग्रल को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता, 1 to 4 अलग और 4 to 7 अलग। लेकिन ये जो इंटीग्रल की लिमिट है वो है 1 to 3, तो इसका मतलब 4 तो पार हो ही नहीं रहा। अगर 4 पार नहीं हो रहा है तो हम लोग ऐसे इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको एक ही पार्ट में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रल 1 to 3 मॉडुलस x माइनस 4 dx, और चूंकि x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, यानी कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3 है, इंप्लाई दैट साफ सी बात है x का मान 4 से छोटा है, और जब 4 से छोटा है तो ये वाला केस बनेगा ये। तो इसका मतलब हम लोगों को मॉडुलस की जगह रखना पड़ेगा माइनस x प्लस 4 इंटीग्रल 1 to 3 ब्रैकेट माइनस x प्लस 4 dx। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, बराबर इंटीग्रल 1 to 3 माइनस x dx अलग प्लस इंटीग्रल 1 to 3 4 dx अलग।
बराबर माइनस कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 2 3 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा एक्स 1 2 3 लिमिट लगाएंगे माइनस बाहर रखते हुए 1/2 बाहर पहले एक्स की जगह रखा 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 4 एक्स की जगह 3 माइनस 1 -1/2 9 - 1 यानी कि 8 बचेगा 4 और 3 - 1 4 × 2 ब्रैकेट खोल देंगे -1/2 गुणा 8 माइनस के 4 बचेंगे और प्लस के 8 बराबर 4 ये हमारा आंसर होगा।